हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु वर्मा और आप देख रहे हैं ऋषि कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखेंगे और आप इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को नोट जरूर कर लेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे इसमें कि क्या है कि संविधान में जो है टोटल 22 भाग होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करने से पहले आप जान जाएंगे कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं। टोटल 22 भाग है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो देखेंगे संविधान के जो भाग एक है, ठीक है, उसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक की बात की गई है। और जिसमें क्या है कि उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात किया गया है। तो संविधान के भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात की गया है कि संघ क्या है, संघ का नाम क्या है और उसके क्षेत्र क्या क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो उसके अंतर्गत टोटल 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं: राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जिसको जो है भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकता है या भारत में शामिल कर सकता है। तो 3 प्रकार के क्षेत्र आ जाते हैं। अगर अनुच्छेद 1 की बात किया जाए तो इसमें लिखा है दोस्तों कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है और भारत का नाम क्या है, इंडिया। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है, ये आपका अनुच्छेद प्रथम है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 ये बताता है। अनुच्छेद 2 दोस्तों क्या बताता है, नए राज्यों का प्रवेश। तो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश यानी कि विदेश से अगर कोई विदेशी राज्य है, समझ लीजिए कि सिक्किम, तो सिक्किम को भारत में शामिल किया गया अनुच्छेद 2 के तहत, क्योंकि इससे जो है सब इस आर्टिकल से भारत सरकार को ये शक्ति मिलती है कि किसी भी दूसरे क्षेत्र को वो भारत के अंदर शामिल कर सकती है और उसे राज्य का दर्जा भी दे सकती है। अनुच्छेद 3 जो है राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात करता है। ठीक, तो अगर राज्य की सीमाओं को अगर बताना हो, उसको फिर से एक बार जो है सीमाओं को फिर से एक बार जो है व्यवस्थित करना हो या नामों में परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए जो है अनुच्छेद 3 जो है सरकार को जो है शक्ति प्रदान करता है। किसको? केंद्र सरकार को। ये सब करने की शक्ति किसको है? संसद को है। ठीक, यानी केंद्र सरकार अपने हिसाब से करती है, जिसका बहुमत होता है संसद में। इसके बाद है दोस्तों भाग 2। तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बात की गई है, जिसमें नागरिकता की बात की गई है। और नागरिकता जो है ये आपका 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता को प्राप्त करने के, भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के टोटल 5 तरीके हैं, जिसमें जो है आपका जो है जन्म है, प्राकृतिकरण है, ठीक है, और जो है रजिस्ट्रेशन के तहत। तो टोटल ऐसे 5 प्रकार हैं जिनके तहत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। इसके बाद दोस्तों भाग 3 है। तो भाग 3 के अंतर्गत टोटल 12 से लेके कितना है, 35, 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। और टोटल मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, जिसमें आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल अधिकारों के बारे में हमने एक लेक्चर लिया है, आप हमारे चैनल पेज पे जाके उस लेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। तो 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। 7 प्रकार के पहले होते थे, संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया, उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्तों। तो टोटल अब जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार बचते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि भाग 4A, तो जो भाग 4A है दोस्तों वो बात करता है मौलिक कर्तव्य की बात करता है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में है और ये जो है जोड़ा गया था सरदार जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 5। तो संविधान का जो भाग 5 है वो 52 से लेके कहाँ तक है, 151 तक। तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक क्या है, आपका भाग 5 है, जो कि किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति के बारे में बताता है। ठीक है, तो 52 क्या है, 52 क्या बताएगा कि 52 बताता है कि राष्ट्रपति का पद क्या है। भारत के उसमें जो है संविधान में राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति पद की, तो उसको अनुच्छेद 52 में अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 53 देखेंगे कि
जो राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य हैं उनको अनुच्छेद 53 में रखा गया है और अनुच्छेद 54 बताता है कि निर्वाचन राष्ट्रपति का कैसा होगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति का पद 52 और राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य 53 और निर्वाचन क्या है 54। तो 52, 53, 54 ऐसे का याद कर लेंगे 52, 53, 54। तो 52 किसको बताएगा राष्ट्रपति का पद, 53 शक्ति एवं कार्य और 54 बताएगा निर्वाचन से संबंधित। ठीक, इसी में हम अगर हम +1 ऐड कर देंगे यानी 52 में 1 ऐड करेंगे तो हम आपको क्या मिल जाएगा 53, लेकिन लास्ट में जो है इसको 100 ऐड कर देंगे तो ये चीज जो पहले केंद्र के सेंस में थी वो राज्यों के सेंस में आ जाती है। 100 जब ऐड करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति का पद 52 था तो इसमें 100 ऐड करेंगे और प्लस जैसे 52 था तो +1 उसमें ऐड कर देंगे तो आपको 53, यानी कि राज्यपाल का पद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 153 से राज्यपाल का पद, उसके बारे में चर्चा की गई संविधान में। इसके बाद अनुच्छेद 154 राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य के बारे में है, जबकि 155 जो है वो जो राज्यपाल है उसके निर्वाचन की बात करता है। ठीक, तो राज्यपाल का पद, शक्ति, कार्य और उसका निर्वाचन ये आपका 153, 154 और 155 है अनुच्छेद। इसके बाद अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की बात करें तो वो जो है आर्टिकल 61 है। तो आर्टिकल 61 आपको ध्यान में रखना है। 61 आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल आपका 72 यानी कि 72 तो क्षमादान की शक्ति के बारे में, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति होती है वो आर्टिकल किसकी है, आर्टिकल आपका 72 है। तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति को संदर्भित करता है। इसके बाद अनुच्छेद 123 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 143 जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। कौन ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकता है और ये शक्ति उसे मिलती है संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है, वो किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश की उतनी ही शक्ति होती है जितना कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, लेकिन इसकी अधिकतम जो अवधि होती है अध्यादेश की उसको होती है 6 महीने होती है दोस्तों। इसके बाद उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद की भी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में, जो कि आपका अनुच्छेद कितना है 63 है। तो अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति के पद की बात करता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति के पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 63, 64, 65, 66 ऐसे दिया रहेगा तो आपका अनुच्छेद 63 सही होगा। 64 क्या दोस्तों, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन करता है, भारत का जो है उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो इस समय अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस समय अगर बात करें भारत के उपराष्ट्रपति की तो वो आपके जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, और वो जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में दोस्तों, तो समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद जो 74 है दोस्तों, अनुच्छेद 74 इसको ध्यान में रख लेंगे। अनुच्छेद 74 क्या करता है, मंत्रिमंडल के बारे में बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 75 जो बात करता है वो प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 75 इसको आप स्टार बना लेंगे और ध्यान में रख लेंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में जो अनुच्छेद वर्णन करता है वो अनुच्छेद आपका 75 है। इसके बाद अनुच्छेद 76 जो है वो महान्यायवादी के बारे में बात करता है। महान्यायवादी वो अधिकारी होता है, वो कानूनी अधिकारी होता है जो कि केंद्र सरकार की तरफ से न्यायालयों में केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से महान्यायवादी जाके केस लड़ता है। इसके बाद अगर इसमें से हम 11 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें से 11 माइनस करेंगे तो 63, इसमें से 64 और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 65। तो 163 से आपको क्या मिल जाता है, मंत्रिमंडल। कहाँ का, राज्य का। ये राज्य के मंत्रिमंडल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद अनुच्छेद 164 जो है दोस्तों वो मुख्यमंत्री की बात करता है। अनुच्छेद 165 वैसे ही कानूनी अधिकारी जैसे सेंटर में आपका महान्यायवादी है, ऐसे राज्य में जो कानूनी सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो होता है वो आपका महाधिवक्ता होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपको याद करना है कि अनुच्छेद 79 जो है वो किसकी बात करता है,
संसद की बात करता है। तो संसद की बात कौन करता है? अनुच्छेद आपका 79 79। और ऐसे ही आपका अनुच्छेद 168 जो है वो किसकी बात करता है? वो विधानमंडल की बात करता है। तो संसद की बात करता है 79, और उसमें से 11 अगर माइनस करेंगे तो आपका विधान मंडल आ जाएगा। तो 79 आप एक ध्यान में रखेंगे और दूसरे में से 11 माइनस कर देंगे और प्लस 100 आगे लगा देंगे, तो आपको राज्य वाला जो चीज है मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और आपके महाधिवक्ता, विधानमंडल, इन सबके बारे में आप याद कर सकते हैं अनुच्छेदों को अच्छे से। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80, 79, 80 और 81 को आपको ध्यान में रखना है। 79, 80, 81। तो अनुच्छेद 79 संसद के बारे में, 80 राज्यसभा के बारे में और 81 जो है लोकसभा के बारे में बात करता है। तो 79, 80, 81। तो 79 किसकी बात करता है? संसद, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा सबसे ऊपरी जो है आपकी सदन होती है और लोकसभा निचला सदन होता है, तो राज्यसभा पहले लिखा जाएगा। तो पहले संसद आएगा, संसद के अंतर्गत फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। तो 79, 80, 81 आप इसको जो है ध्यान में अच्छे से रख सकते हैं। अब ऐसे ही 168, 170, 175 विधानसभा और विधान परिषद की बात करता है। कुछ और अनुच्छेद यहाँ पर देखेंगे कि अनुच्छेद 100 जो है वो निर्णायक मत की बात करता है। ठीक है, तो निर्णायक मत की बात कौन करता है? अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 108 जो है संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, यानी संसद के दोनों जो है, जो आपका सदन होगा वो एक साथ बैठेंगे, तो उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? वो 108 है। अनुच्छेद 110 की बात करें तो ये धन विधेयक से संबंधित है। तो धन विधेयकों की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 110 में की गई है। अनुच्छेद 112 की बात की जाए तो वो बजट के बारे में, किसके बारे में दोस्तों? बजट के बारे में। तो कोई क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि बजट के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो उसके बारे में आप क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 112। उसके बाद आपका अनुच्छेद 116 जो है वो लेखानुदान के बारे में है, यानी सरकार को जब कोई खर्चे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है? लेखानुदान जो है, लेखानुदान के तहत जो पैसा निकालती है। इसके बाद अनुच्छेद 117 जो है वो किससे संबंधित है? वित्त विधेयक से संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 117 को आप ध्यान में रखेंगे, किससे संबंधित है? वित्त विधेयक से संबंधित है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र राज्य संबंधों की अगर बात करें तो वो कौन कौन से अनुच्छेद है जो आपके महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आपका अनुच्छेद 124 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 124 किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब इसी में अगर आप 90 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 90। तो 90 ऐड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका? 214 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 214। तो ये राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, तो आप 90 ऐड कर देंगे, आपको राज्य वाला मिल जाएगा इसमें। तो 124 आपका सुप्रीम कोर्ट है और 214 आपका क्या है? ये हाई कोर्ट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 131 जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की बात करता है दोस्तों, और ऐसे ही आपका अनुच्छेद 216 ये जो है हाई कोर्ट का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 214 जो है वो राज्यों के लिए हाई कोर्ट जो है उसकी बात करता है, और गठन की, हाई कोर्ट की गठन की बात आपका अनुच्छेद 216 करता है, ध्यान से रखिएगा दोस्तों। इसके बाद आपका अनुच्छेद 148 है, ये CAG की नियुक्ति के बारे में, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उसका अनुच्छेद कौन सा है? ये आपका अनुच्छेद 148 है दोस्तों। ये कैग क्या होता है? ये जो है महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक जो है, जो केंद्र और राज्यों से रिलेटेड जो तमाम खर्चे होते हैं उनको जो है कितना खर्च किया गया, कितना पैसा दिया गया सरकार के द्वारा और कितना खर्च किया गया, इसका जो पूरा ब्यौरा लिखता है वो महाधिवक्ता, सॉरी आपका ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसका हिंदी में आपको इसको बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक दोस्तों, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक। तो कैग को महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर। तो केंद्र राज्य संबंध में कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो महत्वपूर्ण है? तो अनुच्छेद 249 जो है आपको राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य को।
राज्य सूची पे जो कानून बनाएगी वो राज्य सरकार बनाएगी। वो अनुच्छेद किस पे है? अनुच्छेद 249 में ये ऐसा लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 250 जो है आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून। तो भारत में अगर कोई आपातकाल लागू स्थिति हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है पूरे राज्य को कंट्रोल करने लगती है। ठीक है, तो जब राज्य पे कंट्रोल पूरा केंद्र का आ जाता है तो उस दौरान क्या करती है कि केंद्र सरकार राज्य के विषयों पे अपना कानून बनाने लगती है, और वो कानून वैसे ही मान्य होता है जैसे कि कोई राज्य सरकार कानून बनाती है। उसके बाद अनुच्छेद 262 दोस्तों है नदी जल विवाद। तो नदी जल विवाद से संबंधित जो अनुच्छेद आपका कौन सा है? 262। और 263 जो है अंतरराज्यीय जो है परिषद की बात करता है। ठीक, तो अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है दोस्तों। और आपका अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग की बात करता है। तो अनुच्छेद किसकी बात करता है? 280 वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन की बात करता है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है। और फाइनेंस कमीशन एक गवर्नमेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, यानी संवैधानिक और बॉडी होती है। अनुच्छेद 312 दोस्तों अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आते हैं। उसके बाद आपका अनुच्छेद 315 दोस्तों ये यूपीएससी के बारे में, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, जो कि यूपीए जो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से रिलेटेड परीक्षाओं को आयोजित करता है, शायद जिसके बारे में आप लोग की तैयारी कर रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो वो आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 है। ये किसके बारे में बात करता है? निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। उसके बाद राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जो है आपका अनुच्छेद 343 है। वो बात करता है कि जो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों है। और लिपि क्या है? उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। उसके बाद आपातकाल की बात करता है। आपातकाल के लिए अनुच्छेद 352 है। ये जो है राष्ट्रीय काल के बारे में बात करता है दोस्तों। और अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रीय शासन, जो कि भारत में कई बार लग चुका है विभिन्न राज्यों में। ठीक, तो अनुच्छेद 356 क्या है? ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 दोस्तों ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। भारत में अभी तक कभी भी जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जबकि ये दोनों चीजें ऊपर की जो है वो भारत में लग चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान का जो संशोधन है वो आर्टिकल किसके तहत होता है? 368 के तहत होता है। संविधान का संशोधन भारत के किस आर्टिकल में है संविधान के? ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत होता है। उसके बाद कुछ और अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 2-4 हैं, आपको ध्यान में रखना है। वो आपका है अनुच्छेद 17। ये किसके बारे में बात करता है दोस्तों? ये बात करता है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है कि भारत में छुआछूत को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, और ये अगर इसका कोई पालन करता है तो उसको कानूनी रूप से जो है दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 29 दोस्तों ये अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में है कि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने धार्मिक हितों की रक्षा कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के रिट आ जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है जारी करती है मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहेब ने जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। इसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो दोस्तों जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे संविधान के उसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको जो है जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत